हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका एग्जाम गुरुजी चैनल के डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में। आज 17 मई 2020 है और आज की वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना मत भूलिएगा। ये पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। उसके अलावा ये पीडीएफ आपको हमारी एप्लीकेशन पर भी मिल जाएगी। एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर जाएँ, अभी डाउनलोड कीजिए अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया है तो। ये हमारी तरफ से एक प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है क्विज 2020 के नाम से, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड इंडियन पॉलिटी। इस टॉपिक पर एक टेस्ट होगा और इस टेस्ट में 50 क्वेश्चन होंगे। जो उसमें सबसे ज़्यादा अंक लेके आएंगे उनको 5,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा और जो सेकंड स्थान पर रहेंगे उनको 2,500 रुपये का इनाम दिया जाएगा। और इसकी रजिस्ट्रेशन फीस जो है केवल 100 रुपये है। तो एप्लीकेशन डाउनलोड करें। एप्लीकेशन में जाने के बाद आपको वहाँ पर कोर्स सिलेक्ट करना होगा, जुडिशरी एग्ज़ाम, और वहाँ से इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 24 मई को ये प्रतियोगिता होने वाली है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे हमारे प्रिंटेड नोट्स के बारे में। तो ये नोट्स आप बुक कर सकते हैं हमारी एप्लीकेशन से, एमपीपीएससी 2020 के नए सिलेबस के अनुसार, और ये हमारे फुल कोर्स है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आगे बढ़ेंगे, बात होगी अब थॉट ऑफ द डे की। वो थॉट जो आपको डेली मोटिवेट करता है, चार्ज करता है। तो आज का हमारा थॉट है कि जिंदगी का रास्ता बना बनाया कभी भी नहीं मिलता है। ऐसा नहीं हो सकता कि ज़िंदगी में सफलता का एक तय फार्मूला हो कि उस फार्मूले पर चलेंगे तो आपको सफलता मिल जाएगी। जिसने अपना रास्ता जैसा बनाया उसे अपनी वैसी मंजिल मिलती है। तो आपको तय करना पड़ता है कि आपका रास्ता क्या होगा। आप खुद उस पर चलेंगे तभी आपको मंजिल मिलेगी। आपने अगर रास्ता अपनी मेहनत से बनाया है, स्मार्टनेस ने बनाया है, तो आपको मंजिल शानदार मिलेगी। वहीं आपने मक्कारी से और अपने समय को यूं ही बर्बाद करते हुए अपना रास्ता बनाया है तो आपको ज़िंदगी में असफलता मिलेगी। तो इसी थॉट के साथ आगे बढ़ेंगे। बात करेंगे हम कल के सवाल की। कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि हाल ही में दिए गए जीआई टैग में कौन सुमेलित नहीं है। तो इनमें बाकी 3 तो सुमेलित हैं, लेकिन ये टेराकोटा चंडीगढ़ ये सुमेलित नहीं है। टेराकोटा का जो आर्ट है ये गोरखपुर का है। ये आपको याद रखना है, ये कहाँ का है, गोरखपुर का है। अब इस प्रश्न का काफ़ी सारे लोगों ने सही उत्तर दिया। उनमें से 3 उत्तर जो आपने पसंद किए, पहला उत्तर विजय प्रजापत का है, दूसरा उत्तर निखत शेख का है और तीसरा उत्तर शिवम सिंह का है। आप तीनों को बहुत बधाई। और आप भी चाहते हैं आपका नाम, कमेंट और उत्तर यहाँ पर आया करो। वीडियो को ध्यान से अंत तक देखा करो। और एक बात और यार, वीडियो को शेयर कर दो अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो। आप लोग कमेंट तो बड़ा करते हो सर बहुत अच्छा वीडियो है, लेकिन शेयर नहीं करते हो। सो प्लीज़ शेयर करो ताकि हमारा वीडियो 20,000 से ज़्यादा तो कम से कम व्यूअर्स तक पहुंचे। और ये आप एक दिन में पहुंचा सकते हो अगर आप चाहें तो। जैसा मैं चाहता हूं आपके लिए करंट अफेयर बनाता, वैसा आप भी कुछ मेरे लिए करें प्लीज। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब हम क्विक रिवीजन कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का। पहला प्रश्न है कि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जयवर्धन ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लिया है। तो ये राष्ट्रमंडल की बैठक हुई थी। दूसरा प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 15 मई को मनाया जाता है। तीसरा प्रश्न, केंद्र सरकार ने किस फसल के लिए निर्यात संवर्धन मंच की स्थापना की है। तो ये चावल के लिए की है। चौथा प्रश्न है कि कोरोना वायरस फ्री होने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है। और ये बना है स्लोवेनिया, जो कि एक यूरोपियन कंट्री है। पांचवा प्रश्न है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है। तो ये रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जारी की गई है। छठवां प्रश्न है कि किस बैंक ने भारत के लिए $1 बिलियन के सामाजिक सुरक्षा पैकेज की घोषणा की है। और ये घोषणा की है विश्व बैंक के द्वारा। सातवां प्रश्न है कि किस संगठन के प्रमुख रॉबर्टो अजेवेदो ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। और ये WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख हैं। और आठवां प्रश्न है कि किस राज्य ने आत्मनिर्भर राज्य सहाय योजना की शुरुआत की है। और ये गुजरात के द्वारा की गई है। ये थे हमारे कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का क्विक रिवीजन। आगे बढ़ेंगे, आज के प्रश्नों की बात करेंगे। और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न कि समुद्री और अंतर्देशीय मत्स्य पालन के लिए 20,000 करोड़ रुपए की कौन सी योजना शुरू की जाएगी। तो ये 20,000 करोड़ रुपए की योजना शुरू की जानी है। इसके लिए वित्त मंत्री ने अभी हाल ही में अनाउंसमेंट किया है और इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। हालांकि बजट में भी इस योजना का जो है प्रस्तावित की गई थी, तो उसके लिए राशि अलॉट कर दी है 20,000 करोड़ रुपए। डिटेल लिख लीजिए इसकी क्या है। तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना ये शुरू की जाएगी। इसके लिए 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसमें करीब 55 लाख लोगों से अधिक लोगों को रोजगार मिलने वाला है। जो मत्स्य पालन में लगे हुए लोग हैं उनको इसमें रोजगार दिया जाएगा। और मवेशियों के टीकाकरण के लिए 13,343 करोड़ रुपए का एक कोष बनाया जाएगा। इसकी भी घोषणा मुख्यमंत्री, ये जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण जी, इनके द्वारा की गई है। याद रखिएगा, जो आर्थिक सुधार मोदी सरकार ले रही है उसके लिए 20 लाख करोड़ का एक पैकेज बनाया है। उसी के क्रम में ये तीसरी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें उसने डिटेल में बताया। तो तीसरी ये घोषणाएं थी। और इसके अलावा डेयरी प्रसंस्करण उद्योग है, उसके लिए 15,000 करोड़ रुपए
के लिए जो पशुपालन बुनियादी ढांचा कोष, इसकी घोषणा भी की गई है कि ये भी बनाया जाएगा। इसके अलावा हर्बल खेती, इसको बढ़ावा देने के लिए 4,000 करोड़ रुपए के कोष बनाने की घोषणा की है। और सरकार ने जो सभी फल हैं, सब्जी हैं, उनको ऑपरेशन ग्रीन के अंतर्गत लाने की घोषणा की है। तो ये सारी घोषणाएं की गई हैं, तो ये आपको याद रखना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। बात करेंगे दूसरे प्रश्न की कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और एकजुटता दिवस कब मनाया जाता है। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और एकजुटता दिवस मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 16 मई को, यानी ए ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय शांति और एकजुटता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2017 में दुनिया के स्तर पर, वैश्विक स्तर पर शांति, सहिष्णुता, समावेश, समझ और एकजुटता, यानी कि जो मानव है उनके अंदर आपसी एकजुटता को बढ़ावा मिले, और इसी के लिए इस दिवस की घोषणा की थी। तो घोषणा कब की गई थी? 2017 में। किसके द्वारा की गई थी? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। और कब मनाया जाता है? 16 मई को। तो ये सब आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की बात करेंगे। ये तीसरा प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश डे यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट कब मनाया जाता है। तो ये जो दिवस मनाया जाता है 16 मई को मनाया जाता है, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो 16 मई को यूनेस्को के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पर यह याद रखना है कि किसके द्वारा मनाया जाता है? तो यूनेस्को के द्वारा मनाया जाता है। 1960 में 1960 में लेज़र के पहले सफल ऑपरेशन को चिन्हित करने के लिए, यानी कि लेज़र ऑपरेशन की शुरुआत हुई थी, और पहला लेज़र ऑपरेशन जो सफल हुआ था उसी की याद में ये दिन मनाया जाता है। इस दिन कला, संस्कृति, विज्ञान, सतत विकास और शिक्षा में जो प्रकाश की भूमिका है, उस भूमिका को लेकर जश्न मनाया जाता है। आगे बढ़ेंगे, चौथे प्रश्न की बात करेंगे कि आदिवासी युवाओं को कुशल बनाने के लिए भारत सरकार के द्वारा किस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। तो इस कार्यक्रम का नाम है गोल कार्यक्रम, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही, ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। अब ये गोल हिंदी का गोल नहीं बल्कि इंग्लिश का GOAL है। डिटेल लिख लीजिए इसकी क्या है। तो जो केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री हैं अर्जुन मुंडा, उनके द्वारा डिजिटल प्रणाली के माध्यम से जो आदिवासी युवा हैं उनको मेंटरशिप प्रदान की जाए, यानी उनको स्किल्ड किया जाए, और इसी के लिए गोल यानी कि गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स, इसका गोल का फुल फॉर्म ये है। ये कार्यक्रम शुरू किया गया है, और ये कार्यक्रम जो जनजातीय कार्य मंत्रालय है उसके साथ शुरू किया है फेसबुक इंडिया के द्वारा। तो जनजातीय कार्य मंत्रालय और फेसबुक इंडिया ने की ये पहल है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि डिजिटल मोड के माध्यम से जो आदिवासी युवा हैं उनको सलाह दी जाए, उनके अंदर जो प्रतिभाएं छिपी हैं उन प्रतिभाओं को खोजकर बाहर निकाला जाए। तो कुल मिलाकर ये कार्यक्रम एक उत्प्रेरक के रूप में काम करेगा, जो आदिवासी युवाओं के अंदर प्रतिभा है उसको बढ़ाने का काम करेगा। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे पांचवें प्रश्न की कि भारतीय कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम यानी कि CERT-IN, इसने किस वायरस को लेकर हाल ही में एक चेतावनी जारी की है, और इस वायरस का नाम है इवेनबोट, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। तो क्या है ये वायरस और कहां अटैक करता है, इसकी डिटेल ध्यान दीजिए। तो भारतीय कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम CERT-IN, इसने बैंकिंग वायरस है ये इवेनबूट, इसको लेकर एक चेतावनी जारी की है कि इसके अनुसार ये मोबाइल मेलवेयर है, यानी कि मोबाइल पे हमला करता है और खासकर एंड्रॉयड मोबाइल्स पे हमला करता है। इवेनबूट इसका नाम है, और इससे लोगों की जो बैंकिंग से जुड़ी जानकारियां हैं उनकी चोरी करता है। तो इवेनबूट ट्रोजन वायरस है या मेलवेयर है जो किसी यूजर यानी कि उपयोगकर्ता की बिना अनुमति के उसके मोबाइल से जानकारियों को चुराता है, और विशेषकर जो बैंकिंग डिटेल्स, वित्तीय जानकारियां होती हैं वो चुराता है। अब ये CERT-IN क्या है? तो ये इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम है, यानी कि भारतीय कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। और ये साइबर हमलों का, जो साइबर हमला होता है, कई बार कई प्रकार के वायरस का हमला होता है, तो उसका मुकाबला करने के लिए भारतीय जो साइबर स्पेस है उसकी सुरक्षा के लिए एक राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी शाखा है, यानी कि गवर्नमेंट संस्थान है, और ये देश में हैकिंग, साइबर सुरक्षा के खतरे और फिशिंग के विरुद्ध काम करता है। आगे बढ़ेंगे, छठवें प्रश्न की बात होगी कि वैज्ञानिकों ने बायोडिग्रेडेबल धातुओं से बनी वस्तुओं के प्रत्यारोपण के लिए किन खनिज आधारित मिश्र धातु विकसित की है। तो ये मिश्र धातु विकसित की गई है लोह और मैग्नीज से, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो जो इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेट्रोलॉजी एंड न्यू मटेरियल्स है, ये भारत का जो अनुसंधान संस्थान है भारत का, CSIR, यानी कि उसके द्वारा, उसका ही एक ये संस्थान है, याद रखिएगा। और त्रिचित्रा तिरुनाल आयुर्विज्ञान संस्थान तिरुवनंतपुरम, इसके वैज्ञानिकों की एक संयुक्त पहल के रूप में इंसानों के बायोडिग्रेडेबल धातुओं से बनी वस्तुओं के प्रत्यारोपण के लिए लोह मैग्नीज आधारित मिश्र धातुओं का विकास किया। अब इससे फायदा क्या होगा? अभी तक क्या होता था
ये जो बायोडिग्रेडेबल धातु हैं इंसान के शरीर में प्रत्यारोपण के अवशेषों को नहीं छोड़ते हैं, जबकि अब जिनका यूज़ किया जाता है वो धातु प्रत्यारोपण के अवशेष इंसानी शरीर में स्थायी रूप से रह जाते हैं। तो अभी तक क्या होता था कि जो स्थायी रूप से हमारे शरीर में रह जाते थे अवशेष, उनको ये खत्म कर देगा। तो ये बायोडिग्रेडेबल है, यानी कि बायोलॉजिकल रूप से समाप्त हो जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब हम 7वें प्रश्न की कि किस राज्य ने अपना 45वां राज्य दिवस मनाया है। तो 45वां राज्य दिवस मनाया है सिक्किम के द्वारा, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। 1975 में भारत का ये पूर्ण राज्य बना था। डिटेल लिख लीजिए इसकी क्या है। तो सिक्किम ने अपना 45वां राज्य दिवस मनाया और हर साल 16 मई को सिक्किम अपना राज्य दिवस मनाता है, क्योंकि 16 मई 1975 को ही राज्य, ये जो सिक्किम राज्य अस्तित्व में आया था। अच्छा, इसकी पोजीशन क्या थी, कैसे अस्तित्व में आया था। तो 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो उसके बाद सिक्किम ने भी भारत के साथ रहने का एक प्रकार का अनुबंध किया, लेकिन भारत से अलग देश था। भारत के पास इसमें रक्षा का मामला, यानी कि इसकी सुरक्षा का जो प्रश्न था वो भारत के पास में था, यानी भारत का एक प्रोटेक्टेड स्टेट था, यानी भारत का अंग नहीं था, लेकिन भारत इसकी सुरक्षा करता था। 1973 में जब यहाँ पर माहौल खराब होने लगा और यहाँ के राजा के विरोध में दंगे शुरू हुए, तो उसके बाद 1975 में सम्राट को हटाया गया और एक जनमत संग्रह के द्वारा भारत में ये देश शामिल हो गया। ये राज्य पूरा तरह से भारत का हिस्सा बन गया 1975 में, और उसी लिए ये दिवस मनाया जाता है। तो सिक्किम, इसकी वर्तमान में राजधानी गंगटोक है, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग है और राज्यपाल गंगा प्रसाद है। अब आपको सिक्किम के बारे में याद रखिएगा, ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक राज्य है, भारत का पहला ऑर्गेनिक, यानी कि यहाँ पर पूरी तरह से रासायनिक खेती नहीं होती है। उसके अलावा ODF राज्य है भारत का पहला, यानी कि जहां पर खुले में शौच से मुक्त राज्य है। तो 2 इसके पास पहले तमगे हैं, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब हम 8वें प्रश्न की कि किस देश द्वारा भारत को 22 आतंकी सौंपे गए हैं। और ये 22 आतंकी सौंपे गए हैं म्यांमार के द्वारा, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो म्यांमार की सेना ने भारत को पूर्वोत्तर भारत से करीब 22 उग्रवादियों को सौंप दिया है। और ये जो उग्रवादी हैं, ये 2 उग्रवादी संगठन हैं जो कि उत्तर पूर्वी जो भारत है उसमें सक्रिय हैं। UNLF और NDFB इसके कमांडर थे बड़े, और इसमें से अधिकतर जो उग्रवादी हैं वो असम के और मणिपुर के रहने वाले हैं। म्यांमार की सेना ने जो म्यांमार में अलगाववादी संगठन हैं उनके खिलाफ भारत और म्यांमार के द्वारा मिलकर जो कार्यवाही की जा रही है, उसी कार्यवाही के तहत इन उग्रवादियों को भारत को सौंपा है। चलिए अब बात म्यांमार की करते हैं। तो म्यांमार की राजधानी नेपिदा है, यहाँ के प्रधानमंत्री यू विन मिंट हैं, स्टेट काउंसलर यहाँ की आंग सान सूकी हैं और मुद्रा यहाँ की क्याट है। मैप में मैं आपको अब म्यांमार लिए चलता हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमारा भारत है और हमारे भारत से अगर आपको म्यांमार जाना है तो भारत के साथ म्यांमार अपनी सीमा को साझा करता है। यहाँ पर आप देखेंगे ये उत्तर पूर्वी भारत है और यहाँ से लगा हुआ ये जो ब्लू कलर का देश है यही म्यांमार है, जिसकी राजधानी यहाँ पर आप नेपिदा देख रहेंगे। राइट, म्यांमार का पुराना नाम वर्मा है। राइट, ये भी आपको याद रखना है। और रंगून करके एक जगह है जिसको आज यंगून कहा जाता है, वहाँ पर ही भारत के जो अंतिम मुगल सम्राट थे बहादुर शाह जफर द्वितीय, उनकी कब्र वहीं पर है, उनको वहीं पर दफनाया गया था क्योंकि उनकी मृत्यु वहीं पर ही थी। अंग्रेजों के द्वारा उनको वहाँ पर जेल में डाला गया था। तो ये आपको याद रखना है। आसपास कौन से देश है, तो ऊपर चाइना के साथ में अपनी सीमा को साझा करता है। नीचे की तरफ देखेंगे तो ये जो है थाईलैंड के साथ में, लाओस के साथ में अपनी सीमा को साझा करता है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। ये था आज का हमारा पूरा करंट अफेयर का वीडियो। अब बात करेंगे हम आज के सवाल की, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। आज का हमारा सवाल है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर है। तो इस सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है आप बताइएगा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है और मैंने आपको करंट अफेयर में अभी अपडेट भी ये करवाया था। तो ये वीडियो आज का होगा यहीं समाप्त। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।